बिल्कुल। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट से निकलकर हम गोवा में आते हैं, गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में 2 सीटें आती हैं, जिनमें से एक कांग्रेस के पास थी और एक बीजेपी के पास थी 2019 की अगर बात करें। हालांकि इस बार देखिए ये आंकड़ा बदल जा रहा है और बीजेपी यहां पर दोनों सीटें निकालने में प्राची कामयाब होती हुई नजर आ रही है। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा 2 सीटें हैं। नॉर्थ गोवा 5 बार से बीजेपी के श्रीपद नाइक सांसद हैं। 2019 में 57% और 2014 में 59% वोटों से जीते थे। बीजेपी ने फिर से उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी सीट है साउथ गोवा की, जो इस बार कांग्रेस से बीजेपी छीन रही है। 2019 में कांग्रेस के फ्रांसिस्को टांडिना ने ये बीजेपी के कैंडिडेट को हराया था और 9,755 वोटों का ही सिर्फ मार्जिन था। और इस बार वो जो मार्जिन है वो बीजेपी कंप्लीट कर रही है, यानी कि उस मार्जिन को कम करके बीजेपी ये सीट जो है वो छीनती हुई नजर आ रही है। तो गोवा में राहुल जी यही कह रहा है, आपका प्रेडिक्शन भी दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल कर लेगी? देखिए, यहाँ पे आप एक फैक्टर पिछले कुछ समय में जो है उभर के आया है और आप का वहाँ पे उन्होंने अपना बेस भी क्रिएट किया है, अपना कार्डर भी क्रिएट किया है। और आप अगर यहाँ पे चुनाव लड़ता है और वहाँ पे उनको अगर कोई समर्थन मिलता है तो ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय रहेगा। ऐसे में भी ये माना जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबले में भी अगर अलायंस नहीं होता है गोवा को लेकर आप और कांग्रेस के बीच में, अगर अलायंस हो गया तो बीजेपी को मुश्किलें आएंगी। अगर अलायंस नहीं हुआ तो ये जो है गोवा तो भावेश ही समझाएंगे। अलायंस हो चुकी है और दोनों सीटें कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वहाँ पे, और ये बीजेपी के लिए आइडियल सिचुएशन है। देखिए, जो नॉर्थ गोवा की सीट है, श्रीपद नाइक बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं और बहुत उन्होंने काम किया नॉर्थ गोवा के अंदर, बहुत ही अच्छा उनका फेस माना जाए, बहुत लोग उनको रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो बीजेपी नॉर्थ गोवा में बहुत मजबूत है, कांग्रेस वहाँ आसपास नहीं है। साउथ गोवा की सीट एक ऐसी है जो ऑल्टरनेटली कभी कांग्रेस कभी बीजेपी जीती है। पिछली बार कांग्रेस जीती थी, बहुत 3 मार्जिन से जीती थी। अब विधानसभा चुनाव को बहुत ठीक से एनालिसिस कीजिए, आप देखेंगे साउथ गोवा में भी जहाँ पे बीजेपी ट्रेडिशनली बहुत वीक रही है, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ भी बीजेपी ने एक अच्छा खासा पैठ बना लिया है, जिसके वजह से इस बार लग रहा है कि वहाँ पे बीजेपी साउथ गोवा में भी अच्छा परफॉर्म कर। गोवा में एक बात जोड़ना चाहता हूँ, गोवा में मनोहर पर्रिकर एक बड़े नेता रहे थे वहाँ से। उनके निधन के बाद लग रहा था कि शायद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर होगा और कांग्रेस वहाँ पर एक मजबूत हो सकती है। लेकिन प्रमोद सावंत ने वहाँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को संभाला, उनका जो कार्यकाल रहा है वहाँ पर, फिर से वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो प्रदर्शन किया है वहाँ पर, संगठन जिस हिसाब से मजबूत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी फिर दोनों सीट जीतने जा रही है। ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी ने वहाँ थोड़ा एक बेहतर प्रदर्शन किया था और वो कांग्रेस से एक सीट मांग रही थी उस गठबंधन के अंदर, लेकिन अब उनके बीच गठबंधन हो चुका है, दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ जिस तरीके से लगातार दौरा भी किया और प्रमोद सावंत ने वहाँ काम किया है, मुझे लग रहा है दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी। कांग्रेस ने जो एक सीट जीती थी 2019 के अंदर, वह भी भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई दिख रही है इस बार। विजय जी, आपको वो कौन से फैक्टर्स नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बावजूद इसके दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं? उनको जो और राज्यों में कॉम्प्रोमाइज़ करना था या डील करनी थी, उसके तहत उन्होंने गोवा की सीट उनको देने का कोशिश की, क्योंकि वो और राज्यों में चाहते थे कि कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को मिल जाए उस वजह से। लेकिन गोवा को समझना चाहिए कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ का और संघ का काम बड़ा रहा है। गोवा मुक्ति संघर्ष का जो पूरा का पूरा काम था, उस पर भी बहुत काम वहाँ पर लगातार हुआ। और दूसरा, जैसे अभी हम लोग नॉर्थ ईस्ट की चर्चा कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने सारे घर के बदल डाले, मतलब जितनी पार्टियों में जो लोग थे सबको अपने यहाँ पर बुलाया है। ऐसा ही काम गोवा में लगातार वो करते रहे। और प्रमोद सावंत का जैसे जिक्र कर रहे हैं समीर साहब, प्रमोद सावंत वहाँ पर एक बड़े अच्छे लीडर के तौर पर, बहुत यंग लीडर है, ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम वहाँ पर किया है। उससे भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। लेकिन ये ठीक बात है कि यदि गोवा की सीट में, साउथ गोवा की सीट आप लेती तो शायद मुकाबला और इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब देखिए, टैली भी लगातार देख लीजिए, 206 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, यानी कि एनडीए जीत हासिल कर सकती है। 76 सीटें अभी तक इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, 46 पर अन्य की मौजूदगी भी नजर आएगी। इस बीच आपको ये जानकारी दे दें, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और बात हम लोकसभा चुनावों की कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें कैसे आनी है, इसका इंतजाम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ठीक चुनावों से पहले बीजेपी की आज, यानी कि योगी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, जिसमें 3 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिसमें ओपी राजभर का नाम है, जिसमें दारा सिंह चौहान का नाम शामिल है और इसके साथ ही साथ आरएलडी के कोटे से अनिल कुमार का नाम भी शामिल है। शाम 5 बजे ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा, 3 नए मंत्री इसमें शपथ लेंगे। पूर्वांचल को साधा गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी साधा गया है। जो वोट बैंक है ओपी राजभर का, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था 2019 में, खासकर पूर्वांचल में, उसे कहीं ना कहीं वापस लौटाने की कोशिश बीजेपी इस बार कर रही है।
बिल्कुल। और जब ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कौन कौन से चेहरे शामिल किए जाएंगे? हालांकि प्राची ने भी आपको बताया कि ओपी राजभर को कोई बड़ा जो पद है वो मंत्री पद यहां पर ऑफर किया जा सकता है। हालांकि पोर्टफोलियो क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन जैसे ये सामने आएगा मंत्रिमंडल का विस्तार, हम आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल हम अपने ओपिनियन पोल की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। 5 सीटों में किसके खाते में क्या जाने वाला है? तो बीजेपी यहां पर 4 सीटें निकालती हुई नजर आ रही है प्राची, और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। तो ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि केंद्र शासित राज्यों में से बीजेपी 4 सीट जीत सकती है, कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है और अन्य के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इसी के साथ टैली में आप बदलाव देखिए, 210 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। ये आज का ओपिनियन पोल है, पूरे देश का ओपिनियन पोल हम आपको बताते हैं। और 77 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज कर सकते हैं।